हेलो। ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिमेटोपोइसिस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो भी वीडियो बनाया है उसमें ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा फेरेसिस और बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एक और बार उस चीज़ को हम रिवाइज कर लेते, बेसिक से चलते। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब लेके इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाला, सबसे पहले ब्लड को डाला, इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। ओके, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक 3 लेयर बने। ओके, 3 लेयर्स बने। तो सबसे नीचे वाला जो लेयर था वो था आरबीसी का, आरबीसी सेल्स, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और जो मिडिल लेयर जो बना था, इसके ऊपर वाला जो लेयर बना था जो 1% था, ओके, इसको हम बफी कोट नाम दिए थे, जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरासाइट्स, पैरासाइट्स और बैक्टीरियाज को जो भी अपने ल्यूकोसाइट्स खा जाते हैं, WBC खा के अपने अंदर रखते हैं, वो सारे सेल्स हम इस बफी कोट में लैब में वैसे ही दिख जाते हैं। तो इसकी वजह से ये बफी कोट का एक इम्पॉर्टेंस है क्लिनिकली। ओके, और ये बफी कोट में कौन से सेल्स होते हैं? WBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो ये दोनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये फ्लूइड पार्ट नहीं, ये सेल्स है। ओके, एंड सबसे ऊपर वाला जो लेयर बना था, जो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था, वो था प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा, जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। नॉट ओनली दिस, और बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो हम ये वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे, और फीटल लाइफ में ये सब कैसे डेवलप हुए हैं, और फीटल लाइफ के बाद, बर्थ के बाद ये कहाँ से डेवलप होते हैं, वो सारे चीज़ें हम ये वाले वीडियो में डिटेली देखने वाले हैं। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हिमेटोपोइसिस का एक डेफिनेशन है। पहले मैं बता देता हूँ हिमेटोपोइसिस का क्या मतलब होता है। हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है, देखो नाम में ही दिया हुआ है, कभी भी कोई भी मेडिकल टर्म जो होता है वो नाम में ही पूरा मीनिंग छुपा रहता है। हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स, एंड पोइसिस का मतलब टू मेक और फॉर्मेशन, तो मतलब ब्लड सेल्स जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, RBC एंड WBC को बनाने वाला प्रोसेस जो भी है, उस हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस। और इसका डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोइसिस इज a process to make or development, maturation, the process to make maturation and releasing of the blood cells into the circulatory stream is called हिमेटोपोइसिस। तो ये था डेफिनेशन, और इसके बाद हम थोड़ा डिटेली जाएंगे। तो इससे पहले हम पढ़ने से पहले तो अपनी बॉडी में, अपने ब्लड के अंदर RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, तो RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, अप्रॉक्स 120 डेज होता है। और WBC का तो बहुत कम होता है। ओके, जैसे ही बने फिर अपने वो यूज़ में आ जाते हैं, फिर उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। ओके, तो वो जैसे जैसे मरते हैं वैसे वैसे बनते जाते हैं। ओके, तो और प्लेटलेट्स का भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, वो उसके बाद डेथ हो जाती है। ओके, तो उसके बाद तो ये सेल्स जो है वो जैसे जैसे बन रहे वैसे वैसे डेथ होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब इनका कंटिन्यूसली बनना बहुत ज़रूरी है, और इस कंटिन्यूसली बनना इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कोई भी इधर उधर हुआ तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट कर देता है। ओके, तो वो हम डिटेली देखेंगे, और फीटल लाइफ में किस तरह ये ब्लड फॉर्म होता है, मतलब ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, और बर्थ होने के बाद ये सारे सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो हिमेटोपोइसिस जो है डेफिनेशन ये रहा, और कंटिन्यूसली हिमेटोपोइसिस होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सेल्स जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, काम में लग जाते हैं, और काम होने के बाद वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हिमेटोपोइसिस होना ज़रूरी है। एंड
इसे हमको यही एक मेजर पार्ट है हीमोस्टेसिस का। ओके, तो हिमेटोपोइसिस जो है हमें 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है। इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, मतलब इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो जब हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखते हैं, ओके, एम्ब्रियोलॉजिकली हिमेटोपोइसिस जो है सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब चालू होता है तब हमें देखने को मिलता है कहाँ, यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक में। ओके, और नॉन यॉर्क सैक होता है यॉर्क सैक में जो है एक स्पेशल सेल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। देखो, स्टेम सेल का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। स्टेम सेल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो डिफरेंशिएट, स्टेम सेल के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। एक तो डिफरेंशिएट होता है, स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो दूसरे सेल्स को बनाता है डिफरेंशिएट होकर, और साथ साथ में खुद को भी बचा के रखता है। ओके, तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज है, टू डिफरेंशिएट एंड टू सेल्फ रिन्यूअल। इसको हम पढ़ेंगे आगे, सेल्फ रिन्यूअल। तो इसके 2 काम है, 2 प्रॉपर्टीज है। स्टेम सेल जो है डिफरेंशिएट होकर दूसरे सेल्स भी बनाता है, ब्लड सेल्स और बहुत सारे सेल्स भी बनाता है साथ में, और साथ साथ में खुद के सेल्स भी, मतलब एक तो खुद के लिए भी बचाता है, जो भाई स्टेम सेल्स मेंटेन रहे, जब मेंटेन रहेंगे तभी तो आगे जाके दूसरे सेल्स भी बन पाएंगे, और साथ साथ में डिफरेंशिएट होकर दूसरे सेल्स भी बनाता है। ओके, तो ये है मेजर 2 प्रॉपर्टीज है स्टेम सेल के। एंड स्टार्टिंग में एम्ब्रियोलॉजिकली एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉर्क सैक में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, वो उन स्टेम सेल्स जो है वो ब्लड सेल्स बनाते हैं उस समय। ओके, और नॉन यॉर्क सैक में कौन से आते हैं, मीजोडर्म ऑफ एरोटा, मीजोडर्म ऑफ नेफ्रॉन, मीजोडर्म ऑफ गोनाड्स। तो स्टार्टिंग स्टेज में मीजोडर्म 3 लेयर्स होते हैं। ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, और मीजोडर्म से जो है ये सेल्स जो है बनते हैं, और यॉर्क सैक से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बनते हैं स्टार्टिंग स्टेज में। और ये चीज़ बनने के बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होने से पहले ही ये जो हिमेटोपोइटिक प्रोसेस जो है वो शिफ्ट हो जाता है अपने लिवर के पास एंड स्प्लीन के पास। ओके, स्प्लीन एंड लीवर बनाना चालू कर देता है, और पूरे सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा यही लीवर जो है बनाना, लीवर ही ब्लड सेल्स को बनाता रहता है, लीवर एंड स्प्लीन। ओके, इस स्टेज को हम बोलते हैं हिपैटिक स्टेज। जो मीजोब्लास्टिक स्टेज जो है वो यॉर्क सैक एंड नॉन यॉर्क सैक बनाते हैं, इसे हम मीजोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। एंड हिपैटिक स्टेज नाम से ही पता चल रहा है, लीवर बनाता है मेजर सेल्स, और माइनरली कम थोड़ा सेल्स जो है वो स्प्लीन भी बना देता है, और बोल सकते हैं कि लिम्फ नोड्स भी कभी कभी बना देते हैं। ओके, इसे हम हिपैटिक स्टेज बोलते हैं। और फिफ्थ वीक के बाद और स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर, और ये जो लिवर जो है डायरेक्ट बोन मैरो पे शिफ्ट कर देते हैं। ये जो हिमेटोपोइटिक प्रॉपर्टी जो है वो बोन मैरो ले लेते हैं, बट बोन मैरो सिर्फ उस समय ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स ये सारे आते हैं, एंड मेगाकैरियोसाइट्स में से कौन से निकलते हैं, प्लेटलेट्स। तो बोन मैरो तब कौन से सेल्स बनाता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स, बट आरबीसी नहीं बनाता। आरबीसी तब कौन बनाता है, इरिथ्रोसाइट्स कौन बनाता है, लिवर एंड स्प्लीन ही बनाता है। और बर्थ होने के बाद पोस्टनेटल लाइफ, जैसे ही बर्थ होने के बाद लीवर एंड स्प्लीन और लिम्फ नोड्स जो कम से कम सिक्रेट कर रहे, मतलब बना रहे थे, सिंथेसिस कर रहे थे ब्लड सेल्स को, वो रोक देते हैं, और पूरा काम कौन ले लेता है, बोन मैरो ले लेता है। पूरा काम बोन मैरो ले लेता है इन द पोस्ट नेटल लाइफ। ओके, इसे हम जब पूरा बोन मैरो
पोस्ट नेटल लाइफ में अडल्ट एज तक, मतलब जब तक डेथ नहीं होता तब तक अपना बोन मेरो ही ब्लड सेल्स को बनाता रहता है, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, मेडुलरी स्टेज बोलते हैं। और ये था ओके। और साथ में ये बोन मेरो जो है जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, ये बोन मेरो अपनी हिमेटोपोइटिक स्टेज मतलब प्रॉपर्टी को मतलब कम होता जाता है, उसका हिमेटोपोइटिक प्रॉपर्टी जो है कम होता जाता है। और एक पर्टिकुलर बोन्स में ही, वो हम आगे देखेंगे, पर्टिकुलर बोन्स में ही वो एग्जिस्ट करता है। और जो बोन्स में ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन नहीं होते, वहाँ पे पूरा फैट से भर जाते हैं, उसे हम येलो बोन मेरो बोलते हैं। और जहाँ एक्टिव येलो बोन मेरो को हम इनएक्टिव बोन मेरो बोल सकते हैं, वहाँ से कोई ब्लड सेल्स बनते नहीं है, वो येलो हो जाता है क्योंकि उसमें फैट सेल्स भर जाते हैं ओके। और जो बोन्स में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं और एक्टिव होता है, वो ब्लड सेल्स बनाता है, उसे हम रेड बोन मेरो बोलते हैं, जो एक्टिव होता है, और एक्टिव बोन मेरो भी हम बोलते हैं ओके। तो ये रहा 3 स्टेजेस ऑफ हिमेटोपोइसिस। तो ये मैंने इसीलिए ऐसा लिखा कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाते हैं, तो इसीलिए मैंने एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है ताकि तुम्हें ईजीली ये चीज़ याद रहे और एग्ज़ाम में भी तुम लिख पाओ ओके। तो सबसे पहला स्टेज जो है मीजोब्लास्टिक स्टेज जो है वो मीजोडर्म से होता है ओके। मीजोडर्म जो है सेकेंड लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है। फ्रॉम early embryonic stage to the end of the first trimester, मतलब स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होने तक। और ब्लड सेल्स कहाँ से प्रोडक्शन होते हैं, यॉर्क सेक एंड नॉन यॉर्क सेक से फॉर्म होते हैं। और यॉर्क सेक में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। और अपनी बॉडी में सबसे पहले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहाँ फॉर्म होते हैं, वो होते हैं यॉर्क सेक के अंदर। तो कभी क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में, तो अपनी बॉडी में सबसे पहले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, तो नॉट आंसर बोन मेरो नहीं है, यॉर्क सेक फ्रॉम द मीजोडर्म ओके। एंड नॉन यॉर्क सेक में मीजोडर्म, एरोटा, नेफ्रॉन एंड गोनाड्स का जो मीजोडर्म लेयर है उसमें से जो है वो ब्लड सेल प्रोडक्शन भी होता है। एंड सेकेंड जो है ये वो मीजोब्लास्टिक स्टेज। एंड जैसे ही ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होते होते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड होते होते ही सेकेंड एंड के टाइम पर ही हिपैटिक स्टेज पर आरबीसी प्रोडक्शन जो हिमेटोपोइसिस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये होना बंद हो जाता है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है ना, बेबी का, फिटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका डेवलपमेंट खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे आ गया हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक स्टेज नाम से पता चल रहा है। ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर हिमेटोपोइसिस अकर इन लीवर एंड स्मॉल अमाउंट फ्रॉम लीवर। तो मेजरली कहाँ से होता है, लीवर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रॉम द स्प्लीन ओके। दिस स्टेज स्टार्ट एट द 5th वीक एंड पीक्स एट द 5th मंथ। ये वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। 5th मंथ पे ये जो हिपैटिक स्टेज जो है वो पीक्स पे होता है। 5th मंथ पे जब जेस्टेशन पीरियड का जो 5th मंथ होता है, 9 महीने का जो 5th मंथ होता है, वहाँ पे उस समय हिपैटिक स्टेज से सबसे ज़्यादा आरबीसी ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है वहाँ से होता है ओके। नॉर्मली आफ्टर द बर्थ हिमेटोपोइसिस नॉट अकर इन द लीवर एंड स्प्लीन, ओनली अकर व्हेन द इज अ ग्रेट डिमांड। तो मतलब बर्थ होने के बाद, बेबी का बर्थ होने फीटस मतलब बेबी का बर्थ होने के बाद जो लीवर कभी सिक्रेट नहीं करता, लीवर कभी बनाता नहीं है ब्लड सेल्स को, हिमेटोपोइसिस लीवर से नहीं होता है, वो ओनली बोन मैरो के थ्रू ही होता है। बट एक पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं बोन मैरो, जैसे कि बोन मैरो फेलियर होने की वजह से बोन मैरो जो है सेल्स बना नहीं पाता है ब्लड सेल्स को, तो उस समय जो वो काम जो है वो लीवर ले लेता है, लीवर और स्प्लीन ले लेते हैं। और उस समय लीवर और स्प्लीन भी उतना स्ट्रेस वो नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, फैनकोनिस सिंड्रोम, इन कंडीशंस में बोन मैरो फेलियर हो जाता है। तो उस कंडीशंस में ब्लड सेल सही से फॉर्म नहीं हो पाते, तो लीवर एंड स्प्लीन जो है इस काम को ले लेते हैं। बट और ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं हो सकता ना, तो वो भी एक पर्टिकुलर सिम्टम की तरह बाहर आता है ओके। एंड फिफ्थ मंथ पे ये जो हिपैटिक स्टेज जो है वो पीक्स पर होता है। एंड जैसे ही 5th मंथ के एंड होते होते फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो इज कॉल्ड अ मेडुलरी स्टेज। तो मतलब ये होते होते एंड में कहाँ तक लेके जाना है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को बोन मैरो के अंदर ही से ही निकालना है। तो मेडुलरी स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो इज कॉल्ड अ मेडुलरी स्टेज। तो मेडुलरी स्टेज के अंदर बोन मैरो से जो है वो ब्लड सेल्स निकलते हैं। और एंड 5th मंथ के एंड होते होते बोन मैरो के अंदर बोन मैरोस कैविटीज़ बन जाते हैं, और वहाँ से जो है वो
ब्लड सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। नॉट सारे ब्लड सेल्स, सिर्फ मेगाकैरियोसाइट्स जो प्लेटलेट्स बनाते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स जो ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं, वो सिर्फ ये दो ही फॉर्मेशन होते हैं। इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन ओनली आफ्टर द बर्थ। तो इस समय इरिथ्रोसाइट्स को कौन बनाता है? लीवर ही बनाता है। तो डिलीवरी होने तक, बर्थ होने तक आरबीसी को कौन बनाता है? एक क्वेश्चन बन सकता है। डिलीवरी होने तक आरबीसी, बर्थ होने तक बेबी का, तो उस समय तक कौन आरबीसी को बनाता है? रेड ब्लड सेल्स को लीवर एंड स्प्लीन बनाते हैं। बट फिफ्थ मंथ के बाद मेगाकैरियोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स कौन बनाता है? बोन मैरो बनाता है। ओके, तो ये हुआ 3 स्टेजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। एग्जाम में ये यहाँ से इस तरह लिखोगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ओके, सो बोन मैरो बनाता है ब्लड सेल्स को। बट कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, उस कंडीशंस में बोन मैरो फेलियर जब हो जाता है तब आरबीसी मतलब ब्लड सेल्स बनाने का जो भी काम है वो लीवर एंड स्प्लीन ले लेता है। उस कंडीशन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। उस समय जो हिमेटोपोइसिस जो भी होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो भी होता है, वो लीवर एंड स्प्लीन बनाता है। तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होता है। ओके, तो हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे, मीजोब्लास्टिक, हिपैटिक एंड मेडुलरी हिमेटोपोइसिस स्टेज। 3 स्टेजेस हमने पढ़े थे। तो बर्थ होने के बाद तो अब डेथ होने तक कौन बनाएगा? मेडुलरी स्टेज से ही अपना हिमेटोपोइसिस ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे। बट हम देखेंगे कि कौन से बोन्स से ये चीज़ होता है। तो मतलब जैसे ही बर्थ होने से लेकर अडल्ट एज तक अपने सारे बोन्स जो है वो ब्लड सेल्स को बनाते हैं। बट अडल्टहुड आने के बाद, 18 to 20 एज आने के बाद 50% ऑफ बोन मैरो जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव। और 50% बोन मैरो जो है वो एक्टिव रहता है। और जो इनएक्टिव बोन मैरो को हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। इसको हम येलो बोन मैरो क्यों बोलते हैं? ये पूरा फैट सेल से भर जाता है, एडिपोसाइट से भर जाता है। और इसको एक्टिव क्यों बोलते हैं? इसके अंदर ब्लड वेसल्स एक्टिव होते हैं और जो भी सेल्स है वो बनना एक्टिव, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो एक्टिव रहते हैं, इसलिए हम इसे एक्टिव इसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। और 50% जो है एक्टिव रहता है और 50% जो है इनएक्टिव रहता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है और ये भी जो 50% है, इसमें भी बोन मैरो में फैट सेल्स भरते जाते हैं और अपना प्रोडक्शन भी कम होता जाता है। ओके, 50% में ज़्यादातर हमें हिमेटोपोइसिस कहाँ देखने को मिलता है? मेम्ब्रेनस बोन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि स्कल, स्टर्नम, पेल्विक ग्रिडल, रिब्स। सो मेम्ब्रेनस बोन्स में हमें हिमेटोपोइसिस देखने को मिलता है। और साथ में प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ फीमर बोन एंड हिमरस बोन्स। प्रॉक्सिमल एंड मतलब ऊपर वाले पार्ट से, डिस्टल एंड मतलब नीचे वाले पार्ट से। प्रॉक्सिमल एंड से हिमेटोपोइसिस जो है हमें देखने को मिलता है। और मेम्ब्रेनस बोन्स में स्कल, स्टर्नम, पेल्विक ग्रिडल, रिब्स, इन सब से जो है वो ब्लड सेल्स जो है फॉर्म होते हैं। ओके, तक पढ़ लिया था कि किस तरह हिमेटोपोइसिस कौन से स्टेज पर कैसे कैसे फॉर्म होता है और कौन से बोन्स के थ्रू ये हिमेटोपोइसिस ब्लड सेल्स जो है बनते हैं। तो अभी हम इसके स्टेजेस देखते हैं, स्टेजेस ऑफ द मेटापोइसिस प्रोसेस। हम पूरे प्रोसेस को हम डिटेली देखेंगे। स्टेजेस ऑफ द मेटापोइसिस। सबसे पहले स्टेम सेल्स से प्रोजेनेटर सेल्स बनते हैं। एंड थर्ड स्टेज पे प्रिकर्सर सेल्स एंड फोर्थ में मैच्योर सेल्स। तो ये 4 स्टेजेस में हिमेटोपोइसिस जो है होता है। कि हम एक एक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
ओके, तो हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं। तो स्टेम सेल्स के बारे में मैंने बताया था पहले। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो खुद भी मतलब खुद के सेल्स को बचाने के लिए, सेल्फ रिन्यूअल करने के लिए, खुद के मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अपने घर में कर्ड बनाते, दही बनाते, तो जो मतलब दही बनाने के लिए दही दूध लेंगे रात को, दूध लेने के बाद जो भी थोड़ा बहुत दही सुबह सुबह से रात तक खाया हुआ दही में से थोड़ा दही जो है वो निकाल के वो दूध में डाल देते, और सुबह तक वो वापस वो दही बन जाता है। और उसी दही को हम पूरा दिन खाएंगे, पूरा दिन खा के पूरा नहीं खाएंगे, थोड़ा इतना बचा के रखेगी मम्मी, वो इसीलिए बचा के रखेगी ताकि रात को वापस दूध में वो डाल के अगले दिन के लिए दही बना के रखें। तो स्टेम सेल्स का प्रॉपर्टी भी यही है, दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक तो सेल्फ रिन्यूअल, जैसे कर्ड को सेल्फ रिन्यूअल रखने के लिए मम्मी थोड़ा कर्ड बचा के रखती है, वैसे स्टेम सेल्स अपने आप को मरने से बचने के लिए, ओके, आगे जाके बहुत सारे सेल्स बनाने के लिए, आगे जाके यूज़ होने के लिए, वो खुद को बचाने के लिए खुद के लिए डिफ्रेंशिएट होके सेल्फ रिन्यूअल की तरह रहते हैं, और साथ साथ में डिफ्रेंशिएट होकर बहुत सारे सेल्स भी बनाते हैं, ब्लड सेल्स भी बना के रखते हैं। ओके, तो हम स्टेम सेल्स के दो प्रॉपर्टीज़ देख लिए, एंड साथ में सेकंड प्रोजेनेटर सेल्स। प्रोजेनेटर सेल्स जो होते हैं वो स्टेम सेल से निकलते हैं, और स्टेम सेल्स को हम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं, और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। हम इसको प्लूरीपोटेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट होकर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बना सकता है। एक टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को ये बना सकता है, इसीलिए हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से नाम जानते हैं। ओके, तो ये स्टेम सेल है, ये पहला स्टेज था। ओके, तो यहाँ मैं ऊपर लिख लेता हूँ स्टेम सेल, इसको हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जो है वो दो सेल्स, प्रोजेनेटर सेल्स बनाता है, माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल। पहले ये देखते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल, नाम से ही पता चल रहा है लिम्फॉइड स्टेम सेल, ये फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोब्लास्ट। सेकेंड स्टेज हमने पढ़ा था, ये दोनों जो होते हैं, ये प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, प्रोजेनेटर सेल्स का काम क्या है? प्रोजेनेटर सेल्स का काम ये है कि ये ब्लास्ट सेल्स को बनाते हैं, ब्लास्ट सेल्स, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, ऐसे सब सेल्स को बनाते हैं। और अभी समझ लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट से आगे जाके कौन से सेल्स बनेंगे? टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सारे बनेंगे। एंड तो ये ब्लास्ट सेल्स जो है वो कौन बनाता है? प्रोजेनेटर से। और ये प्रोजेनेटर सेल्स में दो टाइप आते हैं, एक तो मेगाकैरियोसाइट्स, पहले हम देखा था स्टेम सेल के बारे में हम देख लिया। सेकंड जो है प्रोजेनेटर सेल्स में दो टाइप के आते हैं, एक तो माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल। और प्रोजेनेटर सेल्स क्या बनाते हैं? इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। और ये ब्लास्ट सेल्स जो है डिवाइड होकर रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सारे जो है बनाता है ब्लड सेल्स को। ओके, तो ये ब्लास्ट सेल्स बनाएंगे। और ये माइलॉइड स्टेम सेल कैसे होते हैं? ये प्लूरीपोटेंट होते हैं, प्लूरीपोटेंट इसीलिए बोला क्योंकि मैंने बताया था मीनिंग। प्लूरीपोटेंट मतलब ये नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकता है। बट लिम्फॉइड स्टेम सेल जो होता है वो यूनिपोटेंट होता है। यूनिपोटेंट इसीलिए होता है, वो एक टाइप ऑफ सेल्स को ही बनाता है, इसीलिए ये लिम्फॉइड स्टेम सेल जो होता है वो यूनिपोटेंट होता है, और माइलॉइड स्टेम सेल जो है वो प्लूरीपोटेंट होता है। ओके, एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल जो है वो तीन सेल्स बनाता है। और लिम्फॉइड स्टेम सेल डिवाइड होकर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। इसको हम थर्ड कौन सा था? प्रिकर्सर सेल्स। ब्लास्ट सेल्स को हम प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। तो लिम्फोब्लास्ट जो है वो प्रिकर्सर सेल है। प्रिकर्सर सेल बनकर एक मैच्योर
सेल्स बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स के बारे में देखते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ऐड नहीं होंगे। बी लिम्फोसाइट्स जाएंगे बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद, मैच्योर्ड बी सेल्स डायरेक्ट जाके ब्लड में डिवाइड हो जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। और जब ज़रूरत होगी तब बी सेल्स जो है डिवाइड मतलब मैच्योर होकर प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। बी सेल्स कन्वर्ट होकर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ज़रूरत होगी तब ये प्लाज्मा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे? एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? एंटीजन को मारना। ओके, बट ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मैच्योर होकर नहीं होंगे। ये तब मैच्योर होंगे, ये पहले थाइमस के पास जाएंगे, थाइमस के पास जाकर मैच्योर होकर फिर जाकर ब्लड सेल में मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, तो ये था लिम्फोइड स्टेम सेल के बारे में जो लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। ये लिम्फोइड स्टेम सेल जो है वो एक प्रोजेनेटर सेल है। स्टेम सेल से प्रोजेनेटर सेल बने, प्रोजेनेटर सेल से प्रिकर्सर सेल बने, प्रिकर्सर सेल बनने के बाद मैच्योर सेल्स बनेंगे। इस तरह एक स्टेज बाय स्टेज होता है। ओके, और ये माइलॉइड स्टेम सेल है। माइलॉइड स्टेम सेल जो एक प्लूरीपोटेंट है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बनाता है और इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो CFU ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, CFUM। ओके, एम मैं बताता हूँ। और ये प्रोजेनिटर सेल्स का काम क्या होता है? माइलॉइड स्टेम सेल का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाता है। तो ये रहा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, इरिथ्रोसाइट्स जो आगे जाकर इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। ये हुआ एक प्रिकर्सर सेल। ये आगे जाकर 2 ग्रैन्युलोब्लास्ट जो आगे जाकर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स बनाता है। एंड ये हुआ मोनोसाइट्स, मोनोब्लास्ट। ओके, मोनोब्लास्ट। एंड थर्ड जो है मेगाकैरियोब्लास्ट। तो ये हुए सारे प्रिकर्सर सेल्स। इसको हम ग्रैन्युलोब्लास्ट भी बोलते हैं और साथ में माइलोब्लास्ट भी बोलते हैं। ओके, पूरा कितना गंदा दिख रहा है ना बोर्ड। ओके, समझ में तो आया होगा। देखो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेम सेल 4 स्टेज होते हैं, यहाँ मैं लिख दिया। स्टेम सेल, प्रोजेनेटर सेल्स, हिमेटोपोइसिस के 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो सबसे पहला स्टेम सेल से प्रोजेनेटर सेल बनते हैं, प्रोजेनेटर सेल से प्रिकर्सर सेल बनते हैं और 4th स्टेज जो है मैच्योर होकर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। तो 4 स्टेज है। सबसे पहला जो है स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो डिफ्रेंशिएट करके बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं, इसीलिए हम उसको प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। और साथ में वो सेल्फ रिन्यूएबल भी होता है, खुद को बचा के भी रखता है ताकि आगे जाके यूज़ हो सके। और इसमें 2 प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो माइलॉइड स्टेम सेल एंड एक तो लिम्फोइड स्टेम सेल। और इन जो स्टेम सेल को बोलते हैं ये प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं। प्रोजेनेटर सेल्स, तो ये प्रोजेनेटर सेल्स का काम क्या है? ये ब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। ब्लास्ट सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रिकर्सर। ये प्रोजेनेटर सेल्स जो है वो प्रिकर्सर सेल बनाएंगे, प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ये। और प्रिकर्सर सेल्स से ही एक बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। उस स्टेजेस के बाद वो हम इरिथ्रोपोइसिस होता है, ग्रैन्युलोपोइसिस होता है, थ्रोम्बोपोइसिस होता है, लिम्फोपोइसिस होता है। इन सब जैसे हम पढ़ेंगे उस हम डिटेल्स में स्टेजेस हम पढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये प्रिकर्सर सेल बनाएगा। और ब्लास्ट सेल्स जो ये प्रोजेनेटर सेल से ब्लास्ट सेल्स बनते हैं, वो ब्लास्ट सेल्स को हम प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। तो लिम्फोइड स्टेम सेल जो है लिम्फोब्लास्ट बनाता है। ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल होता है वो यूनिपोटेंट होता है। क्योंकि यूनिपोटेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो 1 टाइप ऑफ सेल्स ही बनाता है। कौन से? टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली जाके ब्लड स्ट्रीम में मैच्योर होकर नहीं बनते, वो पहले जाकर थाइमस के पास मैच्योर होकर फिर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जो है वो डायरेक्टली मैच्योर होकर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। ओके, और जब ज़रूरत पड़ती है तो बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद
वो एंटीबॉडीज़ जो है सिक्रेट करते हैं। और माइलोइड स्टेम सेल जो होता है वो प्लूरीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बना सकता है। और ये कौन क्या फॉर्म करता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, और 3 टाइप ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनाता है। एक तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई का मतलब इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोइड सीरीज को ये आगे पहुंचाता है, मतलब इरिथ्रोसाइट्स बनाता है, आरबीसी को बनाता है, मैच्योर आरबीसी को बना भेज देता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और CFU G एंड M, G का मतलब ग्रेनुलोसाइट्स एंड M का मतलब मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोब्लास्ट इसको हम बोलते हैं माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट आगे जाकर ग्रेनुलोसाइट्स को बनाता है। एंड मोनोसाइट जो है आगे जाकर मोनोसाइट बनाता है। मोनोब्लास्ट जो है मोनोसाइट बनाता है। ये सारे जो ब्लास्ट नाम दिया है ये प्रिकर्सर सेल है। जो प्रिकर्सर सेल कहाँ से बन के है, प्रोजेनिटर सेल से बन के है। ओके। एंड CFU M का मतलब मेगाकैरियोसाइट्स आगे जाके प्लेटलेट्स बनाते हैं। और ये सारे जाकर ब्लड स्ट्रीम में मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, ये सारे जाकर ब्लड स्ट्रीम में मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये रहा अपना हिमेटोपोइसिस। और साथ साथ में इन सारे एक एक स्टेज में, अब देखो स्टेम सेल से माइलोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल बनाना है, तो यहाँ पे वो ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। इनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे कि बहुत सारे साइटोकाइन्स काम करते हैं। ओके ओके, जैसे कि इरिथ्रोइड सीरीज को हम आगे पहुंचाने के लिए इरिथ्रोपोइटिन काम करता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स इनको बनाने के लिए थ्रोम्बोपोइटिन काम करता है। ओके ओके, तो ये पूरा हुआ एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का चार्ट। ओके, तो तुम ध्यान से समझो और साथ में रीड करो बुक को, तो पूरा समझ आ जाएगा। ओके, तो हम कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो इन सारे स्टेज को कंट्रोल करते हैं। और ये कमर्शियली बाहर भी हमें मिलते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टेज में हमें इंजेक्ट किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है, ताकि अभी देखो इरिथ्रो अपनी किडनी को समझो, कोई पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी का पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रहा है, तो इरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रेट करता है, किडनी बनाता है। तो इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करना। तो इरिथ्रोपोइटिन बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम होने की वजह से इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा। तो इरिथ्रोपोइटिन बॉडी में नहीं है, बट बोन मैरो एकदम ठीक है, उसको इरिथ्रोपोइटिन की ज़रूरत है, किसी के बुलावे की ज़रूरत है। तो उसको बुलाने के लिए हम कमर्शियली बाहर से हम देते हैं इरिथ्रोपोइटिन। तो देने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है अपना। तो ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो हम ग्रोथ फैक्टर्स अभी देखेंगे। तो उन ग्रोथ फैक्टर्स को देखेंगे, वो ग्रोथ फैक्टर्स एक एक पॉइंट पर वर्क करते हैं ताकि हिमेटोपोइसिस सही तरीके से हो जाए। ओके, तो हम ग्रोथ फैक्टर्स की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला ग्रोथ फैक्टर जो है वो इरिथ्रोपोइटिन। ओके, इरिथ्रोपोइटिन कौन बनाता है, किडनी बनाता है, और इसका काम क्या है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। ओके, इरिथ्रोपोइटिन का काम ये है। ओके, जब हम इरिथ्रोपोइसिस पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह वो स्टिमुलेट करता है। ओके, एंड सेकेंड वन जो है थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन कौन बनाता है, किडनी एंड लीवर बनाता है। इसका काम क्या है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स सही से बन नहीं रहे, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमर्शियली हम थ्रोम्बोपोइटिन को देने से वो प्रॉब्लम जो है ठीक हो सकती है। एंड थर्ड जो है स्टेम सेल फैक्टर। ये स्टेम सेल फैक्टर कौन बनाता है, लिवर के अंदर जो बोन मैरो के अंदर स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, वो इस स्टेम सेल फैक्टर को रिलीज करता है। इसका काम क्या है, ये स्टेम सेल्स है प्रोजेनेटर बनने वाला स्टेज जो है, इस स्टेज के बीच में ये जो एक्ट करता है ताकि स्टेम सेल जो है प्रोजेनेटर सेल में कन्वर्ट हो सके। तो स्टिमुलेट टू कन्वर्ट स्टेम सेल
into the progenitor stem cells. Okay, एंड थर्ड वाला जो है ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. ओके, इसको हम GCSF के नाम से भी जानते हैं. इसका ये कौन बनाता है? बोन मैरो में एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ बोन मैरो, और साथ में मैक्रोफेजेस होते हैं. ये जो है ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को रिलीज करते हैं. इसका काम क्या है? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स. कुछ एक्यूट कंडीशन हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ. एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब होता है सबसे पहले कौन सा सेल आके अटैक करते हैं? न्यूट्रोफिल्स आते हैं. तो जब ये GCSF ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर सही से डेवलप सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा. जब न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन कम हो जाए तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंडीशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन को रोकने वाला काम जो है सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स करता है. ओके, एंड लास्ट वन जो है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. इसको हम MCSF के नाम से भी जानते हैं. इसको भी एंडोथीलियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस ही बनाते हैं. एंड इनका काम क्या है? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट्स. ओके, तो अपनी बॉडी में मोनोसाइट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोसाइट से ही लिवर सेल्स बनते हैं, ग्लायल सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है. तो ये हुआ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो हिमेटोपोइसिस को कंट्रोल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि रिलीज हो सके. ओके, तो यहाँ पर हिमेटोपोइसिस का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो जाता है, और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ये सिर्फ पार्ट 1 था हिमेटोपोइसिस एंड बोन मैरो. तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बोन मैरो को डिटेली डिस्कस करेंगे. बोन मैरो एस्पिरेशन क्या होता है, बोन मैरो कैसे दिखता है. ओके, तो बोन मैरो में कहाँ कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरह डिफरेंशिएट होकर बनते हैं, बोन मैरो फेल्योर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ये पहला पार्ट था हिमेटोपोइसिस एंड बोन मैरो का, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बोन मैरो को डिटेली डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को देखते समय कोई अच्छी बुक को रिफ़र करो. मैंने तुमको बताया था कि मैं कौन से बुक को रिफ़र करता हूँ, अभी बता रहा हूँ. मैं गैनोंग यूज़ करता हूँ, गाइटन यूज़ करता हूँ, GK पाल यूज़ करता हूँ, एंड कभी कभी पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखने के लिए, फिजियोलॉजी में पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखने के लिए रॉबिन्स एंड कॉटरन्स यूज़ करता हूँ, एंड सैम्बुलिंगम कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ. तो ये सारे बुक्स मैं यूज़ करता हूँ. तो जब तुम कोई ना कोई तुम बुक यूज़ करोगे, सारे बुक्स में ये सब कंटेंट तो दिया ही रहेगा, ये सब कॉमन चीज़ें हैं. बट कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो अलग अलग बुक में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे निकाल के मैं एक जगह प्रेजेंट कर देता हूँ. तो ये सारे जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ या बोर्ड में लिख रहा हूँ, ये सारे नोट डाउन कर लो, तो ये तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेंगे. सो यहाँ पे जो है वीडियो एंड हो जाता है. इसका नेक्स्ट पार्ट में हम बोन मैरो के बारे में डिटेली डिस्कस करेंगे. थैंक यू.